क्या हो अगर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी कोई जानवर या राक्षस न हो, बल्कि वो इंसान हो जिसे लोग अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं। चलिए आज हम क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरीडे के अनुभवों के जरिए उन लोगों के दिमाग के अंदर झांकते हैं जो हमारे बीच ही रहते हैं, मनोरोगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, वो अपनी असली पहचान कैसे छिपाए रखते हैं। वो ठंडा, गहरा खालीपन, ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये वो असलियत है जिसका सामना कई लोग करते हैं। ये उस शिकारी का एहसास है जो हमारे बिल्कुल सामने बैठा हो सकता है, जिसकी मुस्कान के पीछे उसके असली इरादे छिपे होते हैं। ये उस इंसान से मुलाकात है जिसकी रूह में शायद रोशनी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यही कि मनोरोगी किसी राक्षस की तरह नहीं दिखते। वो हमारे और आपकी तरह ही दिखते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, और उन्होंने एक सामान्यता का नकाब पहना होता है। ये नकाब उन्हें समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने में मदद करता है, और ये नकाब इतना असली होता है कि उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही उनके दोहरे जीवन का सार है। एक तरफ वो बेहद आकर्षक, मददगार और लोकप्रिय हो सकते हैं। सोचिए, ऑफिस में कोई नया सहयोगी आता है जो कुछ ही दिनों में सबका पसंदीदा बन जाता है, आपका विश्वास जीत लेता है, एक सच्चे दोस्त जैसा लगने लगता है। वो आपके राज सुनता है, आपको सलाह देता है, लेकिन पर्दे के पीछे वही इंसान आपके उन्हीं राजों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। और जब आप उससे सवाल करते हैं तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं दिखता। यही है उस आकर्षक चेहरे के पीछे छिपा ठंडा, हिसाब किताब करने वाला दिमाग। एक्सपर्ट्स इस चालाकी को विवेक का नकाब कहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है, एक ऐसा छलावा जो उन्हें समाज में किसी की नज़र में आए बिना अपना काम करने देता है। वो जानते हैं कि सामान्य कैसे दिखना है, और इस कला में माहिर होकर वो अपने शिकार के लिए एक सही माहौल तैयार करते हैं। तो सवाल ये है कि वो इस नकाब के पीछे करते क्या हैं? तो वो इस नकाब का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर बात और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। उनके सबसे बड़े हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि उनका दिमाग होता है। उनके मनोवैज्ञानिक हथियार इतने असरदार होते हैं क्योंकि वो ऐसे घाव देते हैं जो दिखाई नहीं देते। उनकी ज़बान यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे शब्दों का एक ऐसा जाल बुनते हैं कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि वो कब और कैसे फंस चुका है। वे जानते हैं कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। वे आपकी कमजोरियों को ढूंढते हैं, आपकी असुरक्षाओं को पहचानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक पार्टनर जो शुरू में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। पहले स्टेप में वो आपके ऊपर इतना प्यार और ध्यान बरसाएगा कि आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। फिर धीरे धीरे वो आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर करना शुरू कर देगा, ये कहकर कि वो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। इसके बाद वो आपकी हर छोटी बड़ी बात की आलोचना करने लगेगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगेगा, और आखिर में गैस लाइटिंग। वो आपको ये यकीन दिला देगा कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं है, जिससे आप अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। ये एक दिमागी खेल है जिससे वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए खींचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा करता क्यों है? उनके इस बर्ताव की जड़ में आखिर है क्या? इसका जवाब उनके अंदर मौजूद एक गहरे शून्य में छिपा है, मानवीय भावनाओं का पूरी तरह से ना होना। विवेक, या जिसे हम ज़मीर कहते हैं, वो एक अंदर की आवाज़ है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाती है। यही हमें सहानुभूति, अपराध बोध और पछतावा महसूस कराती है। लेकिन एक मनोरोगी के दिमाग में ये आवाज़ पूरी तरह खामोश है। उनके लिए भावनाएं सिर्फ एक भाषा है जिसे उन्होंने महसूस किए बिना बोलना सीख लिया है। ये भावनात्मक शून्य कितना गहरा होता है? क्रिस्टोफर बेरीडी सीरियल किलर केनेथ एलन मैकडफ के साथ हुई अपनी एक मुलाकात के बारे में बताते हैं। जब मैकडफ से उसकी क्रूर हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उसने अपने अपराधों को ऐसे गिनाया जैसे वो कोई किराने के सामान की लिस्ट पढ़ रहा हो। कोई दुख नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक गहरा ठंडा सन्नाटा। और इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। स्टडीज से पता चलता है कि मनोरोगियों के दिमाग की बनावट एक आम इंसान से काफी अलग होती है। उनके दिमाग के वो हिस्से जो सहानुभूति और अपराधबोध जैसी भावनाओं को प्रोसेस करते हैं, वो बहुत कम एक्टिव होते हैं। इसलिए वो अपने शिकार के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाते। उनके लिए दुनिया एक खेल की तरह है और लोग सिर्फ मोहरें। अब एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। हम अक्सर मनोरोगी और बर्बर जैसे शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर बेरीडी बताते हैं कि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मनोरोगी एक चालाक शिकारी की तरह होता है। वो जाल बिछाता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर बहुत ही ठंडे दिमाग से वार करता है। उसका काम एक सोची समझी योजना का हिस्सा होता है। दूसरी ओर एक बर्बर इंसान अचानक गुस्से में आकर हमला करता है। उसका हमला आवेग और उन्माद से भरा होता है, किसी योजना से नहीं। नतीजा दोनों का ही घातक हो सकता है, लेकिन उनके सोचने और काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। और यही बात मनोरोगी को कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। उनकी छुपी हुई सोची समझी फितरत उन्हें एक बड़ा खतरा बनाती है। एक बर्बर को शायद आते हुए देख लिया जाए, लेकिन एक मनोरोगी तब तक नजर नहीं आता जब तक बहुत देर ना हो जाए। चलिए, अब उनके दिमाग के और गहरे चलते हैं और जानते हैं कि उनके कामों के पीछे की असली वजह क्या है। ये सब कुछ श्रेष्ठता की एक अटूट धारणा से जुड़ा है। इसे एक्सट्रीम नार्सिसिज्म या गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वे खुद को बाकी सबसे ऊपर देखते हैं, लगभग भगवान की तरह, जिन्हें लगता है कि उन्हें जीवन और मृत्यु का फैसला करने का अधिकार है। उनका अहंकार ही उनकी दुनिया का केंद्र होता है और बाकी सब कुछ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। टेड बंडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो खुद को इतना बुद्धिमान समझता था कि उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। अदालत में अपना केस खुद लड़ने का उसका फैसला उसके इसी घमंड को दिखाता है। जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपने किए पर अफसोस नहीं होता। उन्हें गुस्सा इस बात पर आता है कि उनकी महानता को किसी ने चुनौती कैसे दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, ये एक नशा है। अपने शिकार को चुनने, उस पर नजर रखने और उसे कंट्रोल करने की पूरी प्रक्रिया उन्हें एक शक्तिशाली रोमांच देती है। डेनिस रिडर, जिसे बीटीके किलर के नाम से जाना जाता है, वो पुलिस और मीडिया को खत लिखकर चिढ़ाता था। ये सब उसके खेल का हिस्सा था, जो उसे शक्ति और नियंत्रण का एहसास कराता था। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये आखिरी हिस्सा उन चेतावनी के संकेतों पर है जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से खतरे के संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? पहला, बहुत ज्यादा या दिखावटी आकर्षण। दूसरा, खुद को बहुत महान समझने की भावना। तीसरा, दूसरों के लिए सहानुभूति का पूरी तरह से न होना। चौथा, आदतन झूठ बोलना और अविश्वसनीय कहानियां गढ़ना। और पांचवा, पछतावा या अपराध बोध महसूस करने में पूरी तरह असमर्थ होना। ये जानकारी डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान रहने के लिए है। ये उन संकेतों को पहचानने के बारे में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते। ये सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल है। क्या थेरेपी या दवा से उनके अंदर के इस शैतान को खत्म किया जा सकता है? बेरीडी के अनुसार इसका जवाब एक साफ और परेशान करने वाला नहीं है। मनोरोगीपन कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये उनके दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। वे बदलना सीख सकते हैं, लेकिन वे बदलते नहीं हैं, बल्कि वे अक्सर थेरेपी का इस्तेमाल हेरफेर की नई तकनीकें सीखने के लिए करते हैं। और हम इसी शक्तिशाली सलाह के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इस अंधेरे को समझना ही इससे बचने का पहला कदम है। अगर किसी के साथ आपको असहज महसूस होता है, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनें। आपकी गट फीलिंग आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि एक शिकारी कैसे सोचता है, तभी आप खुद को उसका अगला शिकार बनने से बचा सकते हैं।